जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम प्रीवियस ईयर का पेपर आज लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है सेकंड सिटिंग में जो हुआ था उस दिन किस दिन 26 दिसंबर 2021 को 2213 वाले दरोगा वाला बैच में, तो जो सेकंड सिटिंग में हुआ था पीटी का पेपर उसको हम लगाएंगे। तो आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आप लोग एक बार इसको क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए और उसके बाद फिर जाकर इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से सुनिए। तो इसको लगभग 2 बार आप देखिए ताकि आपको जो है अच्छे से सब समझ आ सके। फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन वाला मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक्सप्लेनेशन वाला जितना भी वीडियो होता है उसको कम से कम 2 बार जरूर देखना चाहिए ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट आपका पूर्व जो है ये भारत का मानक याम्योत्तर है। और भारत का मानक समय की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नैनी जिला से गुजरता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो है नैनी जगह से गुजरता है, जिला तो मिर्जापुर है। और भारत नामक देशांतर ग्रीनविच समय अगर बात करें तो वहां से कितना है, तो आपका जो हो गया ग्रीनविच टाइम से जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक देशांतर आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से गुजरती है। ये नाम याद रखने वाली है, पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर होते हुए बेरिंग जल संधि, प्रशांत महासागर में है आपका बेरिंग जल संधि, तो इससे गुजरती है। पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है और 2 देशांतर रेखा के बीच की अवधि कितनी होती है, तो 4 मिनट की होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका, तो अगर बात करें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, ठीक है। ये आपका 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। फिर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में, ठीक है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी, ठीक है, 3 नंबर, उसमें आपका 1885 में हुआ था। फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट हो जाएगा जो 3 फरवरी 1928 को आया था। और उसके बाद फिर आपका जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा 1931 और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम की बात करें, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक हैं ए.ओ. ह्यूम, उनको क्या कहा जाता है, स्कॉटलैंड के निवासी थे और इनको जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, ठीक है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है इनको। और उसके साथ ही अगर हम बात करें कि साइमन कमीशन का गठन आपका 8 नवंबर 1927 को किया गया था और मुंबई आया था 3 फरवरी 1928 को। गठन का भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, 8 नवंबर 1927 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमने देख लिया कि 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन यानी अगस्त क्रांति आपका 9 अगस्त 1942 को हुआ था, उसी को अगस्त क्रांति कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विदेशों से ऋण प्राप्ति। विदेशों से ऋण प्राप्ति जो है बाह्य प्रवाह नहीं है। पूंजी खाता आपका 3 तरीके के होते हैं, निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी सहायता। निवेश भी आपके 2 तरीके हो गए, एक प्रत्यक्ष और एक पोर्टफोलियो। प्रत्यक्ष में क्या होता है, जैसे आप एफडीआई, इक्विटी शेयर जो होता है, इक्विटी कैपिटल, ठीक है, पुनः निवेशित आय और अन्य अप्रत्यक्ष पूंजी प्रवाह। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो पूंजी खाता संतुलन में होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह पूंजी बाह्य प्रवाहों के बराबर होती है। यानी कि पूंजी खाता संतुलन में कब होगा, कब बैलेंस होगा, अगर बात करें कैपिटल अकाउंट आपका बैलेंस में होगा कब, जब विदेशों से ऋण प्राप्ति, विदेशी कंपनियों के शेयरों की बिक्री, ये सब जो है किसके बराबर होगी, तो ऋण का भुगतान, विदेशों की कंपनियों के शेयरों या परिसंपत्तियों को खरीदना। तो ये आपका अगर मतलब बैलेंस करना है तो अगर बिक्री हो रहा है तो उसको खरीदना भी है, ठीक है। विदेशों से अगर ऋण ले रहे हैं तो उसको चुकाना भी है, तो ये आपका बैलेंस में है, बस यही चीज है मेनली। नेक्स्ट है 4 का कि एक किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या इतना को 11 से विभाजित है। तो इसको निकाल लीजिएगा, तो बहुत ही आसान है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संसद की गण पूर्ति निश्चित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सदन के सदस्यता का 10वां भाग, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 में क्या दिया गया कि गण पूर्ति के बारे में ये प्रावधान किया गया है। 100 संविधान में जो है आपका आर्टिकल में दिया गया है।
और इसमें कोरम बताया गया है कि 1/10 होगा, ठीक है। 10% सदस्य उपस्थित नहीं होते। यदि संसद का कोई सत्र है, ठीक है, और उसमें निर्धारित सदस्य संख्या का 10% सदस्य उपस्थित नहीं होगा तो सदन में कोई कार्रवाई नहीं होगा, ठीक है, और स्पीकर या सभापति जो है सदन को स्थगित कर देंगे। कोरम के अभाव में अगर बात करें तो संसद का कोई भी वैलिड काम नहीं हो सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के 3 में विधानमंडल के कोरम के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। विधानसभा और विधान परिषद के लिए भी गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग निर्धारित किया गया, यानी 1/10 हो गया आपका कोरम। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। हमने अभी देखा था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, आपका तेलंगाना से बिल्कुल नहीं गुजरती है, ठीक है। और क्या होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए ये क्वेश्चन कोई पूछता है, जैसे पूछा जाता है कि ग्रीनविच से जो पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर इतना समय बढ़ता जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय घटता जाता है, ऐसा क्यों? तो ये रीजन यही है कि पृथ्वी क्या करती है, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना, इसलिए ग्रीनविच से पूरब की ओर जब बढ़ने पर जो देशांतर होता है वो 4 मिनट बढ़ता जाता है और पश्चिम जाने पर 4 मिनट घटता जाता है। अब देखेंगे इसकी बात करें अगर इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, तो वो आपका 1884 में हुआ था और किसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया, तो 180वें याम्योत्तर को जो है निर्धारित किया गया। और एक चीज है कि बेरिंग जल संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जो है आपका समानांतर स्थित है, बेरिंग जल संधि। और कर्क रेखा पता ही कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब नेक्स्ट है कि किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो है विश्व का सबसे बड़ा हीरा का खान है आपका किम्बरले में। तो ओरापा हीरा का खान बोत्सवाना में जो हीरा का खान है उसका नाम है ओरापा। और विश्व का सबसे बड़ा हीरा दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से जनवरी 1905 में थॉमस कुलिनान ने खोजा था। भारत में प्रसिद्ध हीरा का खान कहाँ है, तो पन्ना जिले में है, पहाड़ी खेरा से लेकर मजगांव तक फैली है। और ये जो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है, ठीक है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को। नेक्स्ट है कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा उदाहरण, भू स्थानीकरण की, ठीक है। यानी भारत में समय विशेष में विशेष स्थान या क्षेत्र में किसी विशेष व्यंजनों की प्रधानता अस्थायीकरण या भू स्थानीकरण कहलाता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसा कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ पे अगर अभी दीपावली चल रहा है तो आपको मैकडोनाल्ड और सब जगह जो है आपको क्या मिलने लगेगा, वेजिटेरियन मिलने लगेगा, वेजिटेरियन खाना, ठीक है। तो वही हो जाता है, इसी को कहते हैं भू स्थानीकरण। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कील नहर, ठीक है। विश्व की सबसे बिजिएस्ट अगर बात करें नहर कौन सी, तो कील नहर है। कील नहर आपका कहाँ है, तो जर्मनी में है। और कील नहर बात करें तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है आपका कील नहर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर। सबसे व्यस्तम नदी मार्ग कौन है, तो राइन नदी है। सबसे बिजी वाला जो नदी मार्ग है वो आपका राइन नदी है। और सबसे व्यस्तम समुद्री जल मार्ग कौन है, तो उत्तरी अटलांटिक है, ठीक है। और गोटा नहर स्वीडन में स्थित है, न्यू वाटर वे जर्मनी में स्थित है, ठीक है। और केपी नहर आपका भारत में स्थित है। पनामा नहर की बात करें तो आपका कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। देखिए पनामा नहर किसको, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर, ठीक है। और वहीं अगर बात करें कील नहर तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ये बड़ा याद हो जाता है, ये याद रखना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट है कि दिए गए अगला पद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, O15। नेक्स्ट है कि तुषुकर वेटलैंड्स भारत के किस क्षेत्र में है, ये आर्द्र भूमि है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये जो है आपका कहाँ पे है, तो लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख में स्थित है। तुषुकर आर्द्र भूमि को भारत का 42वां रामसर साइट घोषित किया गया और 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के अस्थायी उपयोग और संरक्षण के लिए जो है यूनेस्को के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो 1971 में आपका जो ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि के लिए बनाया गया था, ठीक है। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 2022 का अगर बात करें विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था, तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर।
और रामसर संधि आपका कब हुआ था? तो 1975 में आया था। इंडिया कब ज्वाइन किया? 1982 में किया। अभी कितने अक्टूबर 2022 तक का दिया हो कि भाई 75 रामसर साइट है, अभी ज़्यादा हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के गोले जो शॉटपुट होता है उसका कितना वजन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 kg। ठीक है, महिलाओं का जो होता है 4 kg होता है। और सभी पुट शैलियों में बात करें तो लगभग आपका जो फेंकने का तरीका होता है तो वो आपका होता है कितना? पुरुषों की अगर बात करें तो वो आपका होता है कितना? 16 पाउंड का, जिसको कहते हैं 7.26 kg। ओके, और सब कैसे फेंका जाता है तो ये हमें पता ही है कि 45 डिग्री के एंगल पे बस को बनाना रहता है और बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी के साथ उसको शॉट को छोड़ देना रहता है, तो वो आपका चला जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग में जो है आपका 2002 में सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था और दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। ठीक है, ओके, ये दूसरा था और इसे रियो+10 के नाम से भी जाना जाता है। जो 2022 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, इसे रियो+10 के नाम से जाना जाता है। जोहान्सबर्ग घोषणा का उद्देश्य क्या था? सतत विकास को बढ़ावा देना। और 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। पहला बार जो हुआ था तो वो आपका 1992 में हुआ था, जिसमें एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी। रियो+20 का आयोजन कब हुआ था? तो ये 2012 में, ये भी आपका रियो डी जेनेरियो में था। ये तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। नेक्स्ट है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। तो ये आपका हो जाएगा, क्वेश्चन आया था। तो इसमें सुंदरवन में 428, आपने आज का करंट अफेयर्स देखा होगा, उसमें भी बताया गया कि 428 का है, 498 का है, तो वो याद रखिएगा। ठीक है, तो 428 प्रजाति जो है सुंदरवन में पक्षियों का है। तो सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है और यहाँ सुंदरी वृक्ष बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। सुर सरोवर की बात करें तो ये झील आपका उत्तर प्रदेश में, लोनार की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और सांडी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में सांडी पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को जो है आपका वायुसेना दिवस होता है। तो यानी अक्टूबर मंथ में आपका 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। वर्तमान में बात करें तो एयर चीफ मार्शल कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें नौसेना दिवस कब होता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस के हेड कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार है। थल सेना के हेड कौन है? तो आपका मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ठीक है, और अगर बात करें 5 अक्टूबर को, तो उस दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, GSAT-12 का स्थान लेगा। ठीक है, भारत द्वारा जो CMS-01 किया गया तो GSAT-12 का स्थान लेगा, ये पुराना हो चुका है। PSLV-C50 आपका जो है CMS-01 इसरो द्वारा PSLV-C50 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया उपग्रह का नाम है और CMS-01 भारत का 42वां संचार उपग्रह है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? तो ये आपका आंसर रामनाथ कोविंद का था। 14वें नंबर के राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद। तो ये इनका था द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3। ये चयनित भाषणों का जो है, इनका भाषण जो होता था यहीं से लिया जाता था ज़्यादातर, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3। अगर आपके पास ये पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू के पास जो है अपने पास कौन सी किताब रखती हैं, तो उसका नाम है ट्रांसलाइट। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रांसलेट जो है, ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट किताब जो है वो द्रौपदी मुर्मू रखती हैं अपने पास। नेक्स्ट है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना कौन सी थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, सेज की बात करें तो इसकी घोषणा आपका 2000 में की गई थी और 2000 से 2005 तक जो है विदेशी व्यापार नीति के अधीन जो है वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में लाया गया था। याद रखिएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा होती है 2000 में और विशेष आर्थिक क्षेत्र का अधिनियम यानी एक्ट आता है आपका 2005 में।
और 1 अप्रैल 2006 से जो है इस अधिनियम को लागू कर दिया जाता है, 1 अप्रैल 2006 से। आजकल क्वेश्चन जो है लागू पे ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड हो रहा है कि कब लागू किया गया है ना, अब ये नहीं पूछ रहा है कि कब आया, अब ये पूछा जा रहा है कि लागू कब हुआ। ठीक है, तो एशिया का पहला अगर बात करें EPZ यानी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, तो ये 1965 में कांडला में स्थापित किया गया था और अभी कितना है तो 379 सेज अधिसूचित है। ठीक है, 379 सेज जो है आपके अधिसूचित है, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र आपके 379 है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग कितनी होगी। ठीक है, स्प्रिंग डैश होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संकुचित होगी। जब किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग के सभी फेरों में धारा समान दिशा में बहने के कारण स्प्रिंग क्या होती है, संकुचित हो जाती है। स्प्रिंग संकुचित होने से स्प्रिंग की लंबाई घट जाती है और इस विधि का उपयोग भार को उठाने के लिए किया जाता है। यदि दो समानांतर संवाहकों में समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर दो पैरेलल है, ठीक है, दो समानांतर संवाहक हैं, तो समान दिशा में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इलेक्ट्रिक करंट, तो आपका जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और यदि दो समानांतर संवाहक है और उसमें विद्युत धारा विपरीत दिशा से प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिफ्लेक्ट करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्य ह्रास। ठीक है, मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन। तो किसी एसेट्स की मूल्य में होने वाली कमी को क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास। तो समय के साथ जब कोई संपत्ति, पूरी संपत्तियां पुरानी हो जाती है, टूट फूट जाती है या फिर आउट ऑफ फैशन हो जाती है या कोई नया प्रौद्योगिकी के आ जाने से उसका महत्व कम या घट जाता है तो व्यापार या उत्पादन में उपयोगी नहीं रह जाता है, तो उसका उपयोग क्या हो गया, कम होता है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन इसी को कहते हैं, मूल्य ह्रास। नेक्स्ट है कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर में है आपका कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी। ठीक है, और ये एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हमने आज ही देखा था, ओजस डेल सलाडो। ठीक है, ओजस डेल सलाडो जो है आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और ओजस डेल सलाडो जो है अर्जेंटीना और चिली देश के समीप स्थित है, याद रखिएगा। ओजस डेल सलाडो जो है आपका अर्जेंटीना और चीनी देश के, ठीक है, चिली। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन शांत ज्वालामुखी है, तो एकांकागुआ है और एकांकागुआ ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला पे है आपका एकांकागुआ। कोह सुल्तान और देवबंद ज्वालामुखी कहाँ है, तो ईरान में है कोह सुल्तान और देवबंद। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रभावी कीटनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम मेटासिलिकेट। ठीक है, सोडियम मेटासिलिकेट का प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सहायता को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चिकित्सीय अगर उपकरण में बात करें तो कीटाणु रहित करने के लिए जो है स्टेरिलाइजेशन विधि प्रयुक्त होती है। ठीक है, और इस विधि में चिकित्सीय उपकरणों में 115 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है इसको। और साइट्रिक एसिड का उपयोग जो है क्या क्या है हम देखते हैं। साइट्रिक एसिड तो एक तो खाद्य भोज के रूप में किया जाता है, सफाई में भी यूज किया जाता है, पानी को सॉफ्टनर में प्रयुक्त किया जाता है और सौंदर्य एसिड में, जीवाणु मोल्ड में, फफूंदों में, ये सब में आपका यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। हर खेल का कुछ ना कुछ आपको पूछना तय है, तो लूसी ब्रॉन्ज का संबंध आपका फुटबॉल खेल से है। ठीक है, मैनचेस्टर की लूसी ब्रॉन्ज ने फीफा वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता था, तो लूसी ब्रॉन्ज जो थी ये फुटबॉलर है, मैनचेस्टर की रहने वाली है। नेक्स्ट है कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये पटियाली वाला है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पटियाली में हुए थे। ठीक है, तोता ए हिंद जो है आपका पटियाली में हुए थे। पटियाली आपका यूपी के कासगंज में है। पटियाली गंगा नदी के किनारे है और अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन बलबन के शासनकाल से प्रारंभ किया था, बलबन से स्टार्ट किया। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रमुख राज कवि थे और अमीर खुसरो बड़ी खोली के प्रथम प्रयोग करता थे, खड़ी बोली वो बोलते थे। ठीक है, खुसरो जो है खड़ी बोली बोलते थे। इन्होंने तबला और सितार वाद्य यंत्र के आविष्कारक माना जाता है। अमीर खुसरो आपका चित्तौड़ अभियान के प्रत्यक्षदर्शी थे और अमीर खुसरो ने तुगलकनामा पुस्तक लिखी। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। नेक्स्ट है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिकरण। ठीक है, सामाजिक मूल्य समाज में ऐसे प्रतिमान या अवधारणाएं हैं जिसके आधार पर हमें किसी व्यक्ति समूहों के गुण और अवगुण का मूल्यांकन करते हैं। मूल्य अगर बात करें, आधुनिकीकरण जो है नवाचार को अपनाने से संबंधित है। ठीक है, याद रखिए, हो सकता है आधुनिकीकरण इस बार पूछ दे, तो आधुनिकीकरण जो है आपका नवाचार को अपनाने से संबंधित है। और धर्मनिरपेक्षता क्या हो गया, तो ये हो गया कि सरकार का जो है अपना कोई धर्म नहीं होता, सरकार धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कि जिमेक्स संयुक्त सेना अभ्यास है। तो जिमेक्स आपका हो गया भारत और जापान के बीच हो गया जिमेक्स। ठीक है, अब वरुण अगर पूछा जाए तो भारत और फ्रांस के बीच आपका जो है वरुण। इंद्रधनुष किसके बीच है, तो भारत और यूके के बीच आपका इंद्रधनुष मिलिट्री एक्सरसाइज होता है आपका, इंद्रधनुष भारत और यूके। सूर्य किरण हमें पता है भारत और नेपाल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है, तो आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और कैल्शियम की वजह से जमता है। विटामिन के का क्या नाम है, तो नाम है आपका फिलोक्यूनोन। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। और इसकी कमी से क्या होता है, तो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोफीलिया। सोडियम की कमी से अगर पूछा जाए तो हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया जो है आपका बीमारी होता है आपका सोडियम की कमी से। आयरन की कमी से तो एनीमिया होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हम देखते हैं। अब बात करें काली मृदा, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका सही हो गया। दूसरा बात है अगर देखें लैटराइट मृदा, तो तमिलनाडु में, तो ये भी आपका सही है। तीसरा है पीट मृदा गुजरात में। ठीक है, तो पीट मृदा आपका जो है कहाँ पाई जाती है, तो ये दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। गुजरात सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा पीट मृदा, तो यानी दलदली क्षेत्र में ये पीट मृदा आपका पाई जाती है। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो पीट या जैविक मृदा जो है आपका वो उच्च आर्द्रता संयुक्त क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसे जैव मृदा कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक सॉइल्स जिसको कहते हैं। तो इसमें वनस्पति या जैविक पदार्थ का जमाव अधिक होता है और दलदली क्षेत्र में ये पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा है और ये दो प्रकार की होती हैं, बांगर और खादर। पुरानी मिट्टी को बांगर और नई वाली को खादर कहते हैं। काली मिट्टी की बात करें तो इसे कपासी मिट्टी कहते हैं और मिट्टी का अध्ययन क्या कहला जाता है, तो पेडोलॉजी। नेक्स्ट है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परिवार खरीदार होते हैं और फर्म जो है विक्रेता होते हैं। इसमें क्या है कि आय का चक्रीय प्रवाह एक अर्थव्यवस्था को उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपयोग और निवेश की एकीकृत व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है। ये चार व्यापक क्षेत्रों में आपका क्लासिफाइड है, वर्गीकृत है अर्थव्यवस्था। पहला बात करें घरेलू क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं का व्यक्तिगत उपभोग के लिए, यानी हम लोग जो अपने घर के लिए जो खरीदते हैं, ठीक है, जिस वस्तु को जिस सेवा को जो हम अपने घर के उपयोग के लिए खरीदते हैं वो घरेलू क्षेत्र हो गया। उत्पादक क्षेत्र, इसमें क्या होता है कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम को नियोजित करती है उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, अपने दुकान के लिए या कोई फॉर्म के लिए जो है इसमें हम जो चीज लेते हैं उत्पादन के कारक हैं, ठीक है, जो यूज करते हैं वो आपका हो गया उत्पादक क्षेत्र। जैसे कि भूमि हो गया, अब दुकान खोलना है या फैक्ट्री खोलनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भूमि चाहिए, लेबर चाहिए, पूंजी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपका उत्पादक क्षेत्र हो गया। सरकारी क्षेत्र क्या है, तो ये अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है जो राजस्व अर्जित करता है। ठीक है, रेवेन्यू जो है ये आपका रेवेन्यू कलेक्ट करता है सरकारी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र क्या है, तो विदेशी क्षेत्र है जो फर्मों, घरेलू और सरकार की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए धन प्राप्त करता है। वस्तु और सेवाओं के आयात के लिए अन्य क्षेत्रों में भी भुगतान करता है। तो ये हम चारों समझ गए। अब हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन सा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रिक्स का स्थान जो है, ब्रिक्स का कब हुआ था, तो 2009 में, और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, भारत। ठीक है, ब्रिक्स जो है 2009 में आपका भारत शामिल हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट ब्रिक्स का स्थान 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया।
ठीक है। तो G20 का 2021 में बात करें तो 21 में हमें बात नहीं करना, फिर भी देख ले रहे, इटली में हुआ था। G20 2022 में कहाँ हुआ था, 22 से याद रखिएगा, तो इंडोनेशिया में, ठीक है। 21 में आपका इटली हुआ, 22 में आपका इंडोनेशिया, 23 में हमारे प्यारे देश भारत में, ठीक है। तो ये हो गया। G20 की स्थापना की बात करूं तो 1999 में किया गया था और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन आपका 2008 में वाशिंगटन DC में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 31 का C, इटली। नेक्स्ट है कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फास्फोलिपिड, ठीक है। फास्फोलिपिड जो है सबसे ज्यादा है, उसका कार्य क्या होता है फास्फोलिपिड का, तो ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में आंत में जो है वसा के अवशोषण में शामिल होता है, ठीक है। ये क्या है, आंत से वसा के अवशोषण में शामिल होते हैं, यानी इंटेस्टाइन से लेकर लिपिड में जो है ये उसके ऑब्जर्वेशन में जो है आपका शामिल हो जाता है। दूसरा हो गया कि झिल्ली की पारगम्यता को नियंत्रित करता है। तीसरा हो गया कि अब विभिन्न लिपोप्रोटीन, प्रोस्टोसाइक्लिन, प्रोस्टागैलेडिन और थ्रोम्बोक्सिन के संश्लेषण में मदद करता है। याद रखिएगा, लिपोप्रोटीन, प्रोस्टोसाइक्लिन और प्रोस्टाग्लैंडिन और आपका हो गया थ्रोम्बोक्सिन के संश्लेषण में मदद करता है। और ये कोशिकाओं में जो है कोलेस्ट्रॉल के परिवहन और हटाने की प्रमुख भूमिका निभाता है। अगर ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ये कोशिका झिल्ली संरचना के लिपिड बाइलेयर का एक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले, ठीक है। इसके संस्थापक थे, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1873 में हुई थी। और ज्योतिबा फुले ने जो है एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी। सावित्री फुले बात करें तो वो भारत की प्रथम शिक्षिका कही जाती है, ठीक है, सावित्री फुले। सावित्री फुले ने बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय की बात करें तो उन्हें जो है आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। दयानंद सरस्वती की बात करें तो उन्होंने जो है आपको सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग करना सिखाया था। और वेदों की ओर लौट चलो तो ये भी दयानंद सरस्वती। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी कब, तो 1915 में की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करना है। तो वेबर जो है सामाजिक विज्ञान का वो कहते थे कि पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की सहयोगात्मक सोच को विकसित करना है, ये वेबर का कहना है। वेबर क्या था कि सामाजिक क्रिया में समाज कार्य के सिद्धांत, मान्यताओं, ज्ञान तथा कौशल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये सब होता है। सामाजिक क्रिया का उद्देश्य क्या है कि सही अर्थों में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण की प्राप्ति है। उद्देश्य प्राप्ति हेतु सामूहिक सहयोग अपेक्षित होता है। समुदाय की सक्रियता नियोजित एवं संगठित होनी चाहिए। सामाजिक क्रिया तभी सफल हो सकती है जब समूह अथवा समुदाय सक्रिय हो, ठीक है। तो ये हो गया। हो सकता है इस बार भी आपको सामाजिक से वगैरह से पूछा जाए, तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि सामाजिक आखिर किस पे बेस्ड है, वो क्या, क्यों आखिर उसको पढ़ाया जाता है, उसको क्यों समझा जाता है, क्योंकि वो क्या है, कार्य का समाज कार्य के सिद्धांत हो गए, उसके मान्यता हो गए, ज्ञान हो गए, कौशल हो गए, ये सब हो गया, ठीक है। उसका काम ही है सामाजिक न्याय और समाज कल्याण की प्राप्ति। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करना ईजी हो जाता है कि हम समझ जाएंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन है जो सामाजिक न्याय और कल्याण को जो है बता रहा है। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेनेवा में, ठीक है। तो उरुग्वे राउंड की वार्ता में विश्व व्यापार संगठन का रूप अंतिम रूप से देने का प्रयास किया गया। उरुग्वे राउंड आपका 1986 में हुआ था। मार्केस समझौता हमने देखा था कि WTO का अंतिम रूप दिया गया था कब, 1994 में, मार्केस समझौता। गैट की स्थापना की बात करें तो 30 अक्टूबर 1947 में किया गया था और 1 जनवरी 1948 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय संगठन था आपका गैट। WTO में कितने, तो 164वां सदस्य देश कौन है, तो अभी अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान आपका 164वां है। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 लाख। राजीव गांधी में जो है 25 लाख दिया जाता है। अब इसका नाम बदल के 6 अगस्त 2021 से क्या किया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। अर्जुन पुरस्कार में अगर क्वेश्चन आए कि उसमें कितना रहता है, तो 15 लाख रुपए जो है आपको अर्जुन पुरस्कार में दिए जाते हैं। 10 लाख किसमें दिए जाते हैं, तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट
अवार्ड में जो है आपको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके साथ 10 लाख रुपया जो है आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार क्षेत्र, जो रेगुलर श्रेणी के हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में उसको। और अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन उपलब्धि हो तो उसमें 15 लाख दिए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारा हो सकता है इसमें से कोई पूछे। नेक्स्ट है कि विश्ववतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिल्वास। ठीक है, सिल्वास के नाम से जाना जाता है। सिल्वास वन को अमेजन वर्षा वन भी कहा जाता है और अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो विश्व का लगभग 20% वन क्षेत्र जो है आपका अमेजन वर्षा वन के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम और उनके क्षेत्र। अगर लानोस की बात करें तो लानोस आपका कहाँ? तो वेनेजुएला और अर्जेंटीना में आपका पाया जाता है लानोस घास। कंपोस्ट ब्राजील में। ठीक है, ये सब उष्णकटिबंधीय शीत, ठीक है, शीतकटिबंधीय नहीं है। तो ये कंपोस्ट आपका ब्राजील हो गया। सवाना अफ्रीका में, सवाना अफ्रीका। पटाना ये श्रीलंका का है, पटाना श्रीलंका। पार्कलैंड ये आपका ऑस्ट्रेलिया का हो गया। ठीक है, पार्कलैंड आपका ऑस्ट्रेलिया का हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक को सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान कितना होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/4। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक को सिरों के बीच के जो विभवांतर है उसको आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान 1/4। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा के लिए अगर देखे जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड के बाद कौन आता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड आता है। ठीक है, NOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, वो जिम्मेदार हो गए। N2S। कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है उससे क्या होता है? तो रक्त में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है किसकी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है, हरित गृह प्रभाव में जो है वो आपका क्या हो गया? कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो रही है। तो CO2 60% तथा मीथेन 20% का योगदान होता है। नहीं, इसमें जलवाष्प होता है आपका 60%, फिर आपका होता है मीथेन, उसके बाद आपका आता है CO2। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं और सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता आपका SF6 गैस यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस की होती है। ग्लोबल वार्मिंग में क्षमता किसकी होती है? SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड की। नेक्स्ट है कि डेविस कप संबंधित है, तो ये आपका किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत आपका कब हुई थी? तो 1900 में हुई थी। पुरुष वर्ग में टेनिस खेल से संबंधित है डेविस कप जो पुरुष वर्ग के हैं, और फेड कप कह दे तो महिला वर्ग का है। ठीक है, फेड कप टेनिस का महिला वर्ग। थॉमस कप जो है पुरुष वर्ग से संबंधित है, वहीं उबेर कप जो बैडमिंटन का है। ठीक है, थॉमस कप आपका बैडमिंटन का हो गया, ये पुरुष वर्ग से मेल को ही दिया जाता है। उबेर कप की बात करें जो बैडमिंटन से है तो ये महिला वर्ग के खेल से संबंधित है। अब ये मैथ आ गया। ठीक है, तो प्यारा सा एक मैथ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं कि सही सुमेलित कीजिए, तो हम मिला के देखते हैं। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40। ठीक है, सही है। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये आर्टिकल 44। कृषि और पशुपालन तो आपका आर्टिकल 48, और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो गया आर्टिकल 50। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये सब DPSP का हो गया। ठीक है, पहली बात तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हो गया। तो इसमें जो है 40 के अंदर गांधीवादी दर्शन माना जाता है। और समान नागरिक संहिता केवल कहाँ राज्य में, अभी किस राज्य में लागू है? तो गोवा में अकेला लागू है। अनुच्छेद 48 में बात करें तो कृषि एवं पशुपालन के विकास, संरक्षण और संवर्धन। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात करें, तो जब आप इसको बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आपका 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है, अगर पृथ्वी की आयु बोला जाए तो 4.6 अरब है, और अगर उस पर बोला कि लाइफ कब स्टार्ट हुआ, कब जीवन की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर, तो तब होगा 3.8। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले जलीय जीव आए है ना, एक्वेटिक। और उसके बाद जो है अगर बात करें तो ड्रायोपिथेकस व रामापिथेकस की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस
पता नहीं क्या है, ये आपका उत्पत्ति जिसको मानव का सर्वप्रथम पूर्वज माना जाता है। अच्छा, आधुनिक मानव में अगर बात करें, आधुनिक मानव में तो मेधावी मानव या प्रबुद्ध मानव जो होमो सैपियंस हो गए, मानव की उत्पत्ति किस महादेश से हुई है? तो अफ्रीका से हुई है। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है दंत मंजन या टूथपेस्ट के रूप में किया जाता है। दंत मंजन में बात करें तो 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला होता है आपका क्या? आपका होता है एब्रेसिवस, दूसरा होता है सर्फेक्टेंस, तीसरा होता है फ्लोराइड्स। पहला होता है एब्रेसिवस, दूसरा होता है सर्फेक्टेंस और तीसरा होता है फ्लोराइड्स। हो सकता है कह दे कि दंत मंजन के कितने घटक होते हैं? तो 3 हो गए। ठीक है, दंत मंजन में जो कैल्शियम फास्फोरेट का यूज करते हैं CA3PO4 का होल ग्रुप। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जो है क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, CaO को क्या कहते हैं? क्विक लाइम। क्विक लाइम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बनाती है CaOH2। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? स्लैक लाइन कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें CaCl2, तो इसका उपयोग आपका किसमें होता है? तो सीमेंट को जमने की दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड का। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बुझा हुआ चूना उसको कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका वो क्या है? सोलानाइन। ठीक है, सोलानाइन है वो। अगर हम बात करें मूली में जो तीखापन होता है, कड़वापन का क्या कारण है? क्या किससे होता है? तो आइसोसाइनेट होता है उसमें। ठीक है, मूली में तीखापन की वजह है आइसोसाइनेट। मिर्च में तीखापन तो कैप्सोनिन। ठीक है, कैप्सिन हो गया आपका, ये हो गया, और ये हो गया कैप्सोनिन आपका हो गया मिर्च में। गाजर में जो नारंगी रंग होता है तो कैरोटीन। प्याज में लाल रंग होता है तो उसका क्या होता है? तो उसका होता है कैप्सेंथीन। ठीक है, कैप्सेंथीन प्याज में लाल रंग। गाजर में लाल रंग रहेगा तो एंथोसाइनिन। गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन। आपका एप्पल में भी एंथोसाइनिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिए गए अगला पद क्या है? तो इसका जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 91। ठीक है, 51वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। अब मंत्री लोकसभा हो या विधानसभा के सदस्य संख्या का अधिकतम कितना हो सकता है? 15% अधिकतम हो सकता है। और जिस राज्य की विधानसभा में 15% से या 12 से कम होगी, जहां 12 मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, तो किसी राज्य में 12 से कम मंत्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दिल्ली संघीय प्रदेश में मंत्रियों की कुल संख्या 7 निर्धारित की गई है। और जब 86वां संविधान संशोधन की बात करें, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ था कि 2002 में जो है आपका मौलिक अधिकार में क्या जोड़ा गया था? 21A। ठीक है, इसमें शिक्षा से संबंधित है। अगर 73वां संविधान संशोधन की हम बात करें तो उसमें 1992 के बाद पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य के नेतृत्व किसके पास था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ताराबाई। ठीक है, ताराबाई के पास था नेतृत्व। राजा राम की विधवा थी आपकी ताराबाई, और राजा राम जो है संभाजी के सौतेले भाई थे। संभाजी की हत्या हो जाती है, मराठा के नेतृत्व राजा राम ने किया था इसकी हत्या। ठीक है, और राजा राम की मृत्यु, संभाजी की हत्या के बाद जो मराठा का नेतृत्व किनके हाथ में चला जाता है? राजा राम। और राजा राम की मृत्यु होती है तो ताराबाई, और ताराबाई अपना पुत्र शिवाजी द्वितीय को संरक्षिका के रूप में रख लेते हैं। और ताराबाई का जो पुत्र था वो कम उम्र का था, शिवाजी 2। ये शिवाजी नहीं हुआ, शिवाजी 2 की ओर। ताराबाई जो है शिवाजी 2 की राजमाता और संरक्षक। मराठा का स्वतंत्रता संग्राम हम देखें तो 1689 से 1707 तक चलता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो मार्च 1707 में अहमदनगर में हुई थी। नेक्स्ट है कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NaOH। ठीक है, आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है आपको किसको धोना चाहिए? कच्चे खाने वाले जो पदार्थ है NaOH से धोना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है? तो साबुन उद्योग में किया जाता है, वसा तेल के हाइड्रोलिसिस के लिए किया जाता है। अगर बात करें पोटेशियम परगमेंट यानी KMnO4, तो उसको लाल दवा भी कहते हैं। ठीक है, और पोटेशियम इसका जो उपयोग कहाँ होता है? तो जल को कीटाणु रहित करने के लिए जो है आपका पोटेशियम पर मैग्नेट आपका यूज किया जाता है। अगर हम बात करें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का, तो आर्द्रता ग्राही का इसमें गुण होता है और ये कार की बैटरी में यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का राजा भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है
कि प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट बाद के जनक कौन थे, ठीक है। तो इसकी बात हो जाएगी, आपके आंसर हो जाएंगे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो है आपका प्रोटेस्टेंट बाद के जनक थे। 1517 में जो है मार्टिन लूथर किंग सीनियर ने 95 वचन को विटनबर्ग के ऑल सेंट्रल चर्च में एक दरवाजा पे अंकित करवाया था, ठीक है। अब हम देखेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर को यूएसए का महात्मा गांधी कहा जाता है, याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को यूएसए का महात्मा गांधी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खाद्य जाल, ठीक है। खाद्य चक्र के सभी जो मतलब श्रृंखलाओं का एक समूह है जो एक समुदाय के अस्तित्व को सक्षम बनाता है। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों को स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में जो है भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है, वही आपका फूड चेन कहलाता है। और जिस फूड चेन में बात करें या खाद्य श्रृंखला में, तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। और खाद्य श्रृंखला में उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं। एक तालाब में जो है पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम हम देखते हैं, ठीक है। शैवाल, शैवाल के बाद फिर आपका था जलीय पिस्सू, सुखाती छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर बगुला, बत्तख, सारस, इस तरीके से, ठीक है। अब हरा पौधा की बात करें तो हरा पौधा तो कीड़े मकोड़े को खा जाता है, मेढक को खा जाता है, सांप को खा जाता है, बगुला हो गया या सारस हो गया, सांप को खा जाता है। शैवाल जो फर्स्ट वाला था हम देखें तो पेड़ पौधा में अगर बात करें जलीय तो शैवाल हो गया, शैवाल को खाता है जलीय पिस्सू को खाता है छोटी मछली को खाती है बड़ी मछली, और बड़ी मछली को खा जाता है कौन, बगुला या बत्तख या सारस। नेक्स्ट है कि डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा। प्लीहा जो है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक के रूप में काम करता है। यकृत अगर बात करें तो यकृत की अगर बात करें यानी लीवर का, तो ये मानव शरीर का क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथि है जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है और इसके चारों ओर जो है आपका पेरिटोनियम नामक झिल्ली का जो है क्या रहता है, कवर किया हुआ रहता है, आवरण होता है। अब बात करें लसिका ग्रंथि की, तो लसिका ग्रंथि का उद्देश्य प्रतिजन को ट्रैप करना है। थाइमस ग्रंथि तो ये एक स्रावी ग्रंथि है और इसकी प्रतिरक्षा कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है। तो इसका आंसर हो जाएगा जमाइका का है, ठीक है। विश्व का सबसे तेज धावक है उसेन बोल्ट और वो कहाँ के, तो जमाइका का है। अब देखेंगे नेक्स्ट, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का बी, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, ठीक है। घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप जो है लक्षण प्राथमिक समूह का है। प्राथमिक समूह के लक्षण के बारे में कुछ और जानते हैं। जिस वर्ड ये कहते हैं कि प्राथमिक समूह यानी आमने सामने का समूह प्रत्यक्ष व्यक्तित्व संबंधों पर आधारित होते हैं जिसमें सदस्य परस्पर तुरंत व्यवहार करते हैं। फूलों के अनुसार बात करें तो प्राथमिक समूह का तात्पर्य ऐसे समूह से जिसकी विशेषता घनिष्ठ आमने सामने के संबंध फूले ये हैं, ठीक है। एक फिलोसफर है तो वो उनका क्या कहना है कि प्राथमिक समूह से क्या है कि जिसकी विशेषता घनिष्ठ आमने सामने के संबंध और सहयोग है। अगर किम्बल यंग के हिसाब से बात करें तो उनका कहना है कि सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं, तो वो हो गया, ठीक है। अब देखेंगे इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैकाबर और पेज ने जो है प्राथमिक समूह का उदाहरण दिया। परिवार हो गया, कीड़ा समूह, क्रीड़ा, ठीक है, यानी खेल, मित्र मंडली, वार्तालाप समूह, स्थानीय भातृत्व, वंशीय परिषद, सहभागिता, अध्ययन समूह, ये सब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के दिवस पे ही जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गोल।
ठीक है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। 21 जून को अगर हम बात करें तो उस दिन आपका जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 31 अगस्त की बात करें तो मलेशिया का राष्ट्रीय दिवस है उस दिन। नेक्स्ट है कि माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। माइकोटॉक्सिन जो है कवक द्वारा उत्पादित होता है। माइकोटॉक्सिन स्वाभाविक रूप से बात करें तो कुछ मोल्ड द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ होते हैं जो भोजन में पाए जा सकते हैं, ठीक है। माइकोटॉक्सिन आपका रासायनिक रूप से स्थिर है और खाद्य प्रसंस्करण में जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2021 से 30 किया है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2021 से 30 तक जो है इसको डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया है कौन, यूनाइटेड नेशन। और निर्धनता उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र कब किया, तो 1997 से लेकर 2006 तक किया था, ठीक है। निर्धनता उन्मूलन के लिए 1997 से 2006। वहीं बात करें विश्व के बच्चों के लिए जो शांति एवं अहिंसा का दशक कब है, डिकेड, तो 2001 से लेके 2010। संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक एवं नशाखोरी के विरुद्ध तो 2001 से 2010 तक था, ठीक है। बच्चों के लिए शांति एवं अहिंसा और प्लस संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक एवं नशाखोरी के विरुद्ध, ये सब आपका दोनों था 2001 से लेके 2010। जीवन हेतु जल कार्यवाही दशक, तो ये आपका 2005 से लेके 2015 तक। वहीं जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र दशक की बात की जाए तो ये 2011 से 2020। सभी के लिए वाहनीय यानी सस्टेनेबल ऊर्जा दशक तो 2014 से लेके 2023 तक हुआ है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी एक ध्वनि इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। इसकी प्रबलता यानी कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है किसी की ध्वनि किसी की वॉइस, तो ये उसके जो है एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। ध्वनि की अन्य इकाई है कौन कौन सा है, सोन है, फोन है, हर्ट्ज है और प्रति वर्ग मीटर है, ये भी है, ठीक है। वह प्रति वर्ग मीटर यानी W.m²। सोन, फोन, हर्ट्ज, वह प्रति वर्ग मीटर। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो एम्पियर का। अगर विद्युत विभव की बात करें तो इसको मापने के लिए वोल्ट का। विद्युत विभव बराबर आपका होता है विद्युत ऊर्जा बाय आवेश, ठीक है, यानी कि U/Q यानी J/C वोल्ट। अच्छा, विद्युत विभव को दिखाया गया कि वोल्ट हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है, तो ये पता है आप लोगों को, हॉकी से रिलेटेड है। रानी रामपाल 2020 में वो जीती थी और अभी महिला हॉकी टीम का नेतृत्व भी कर रही है, ठीक है। वर्तमान में अगर बात करें तो सविता पुनिया राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो अगर बिल्ली बिल्ली बात करें तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। हरिकेन आपका हो गया USA में। टाइफून चाइना में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही हम बात करें कुछ और, बोरा कहाँ चलता है, तो एड्रियाटिक तट पे चलता है, ठीक है। एड्रियाटिक तट पे चलता है बोरा हवा। हबूब पवन सूडान में चलता है। पुरगा पवन आपका टुंड्रा प्रदेश। नॉटी आपका जो है नाटी, तो ये आपका नाटी जो विंड है आपका चलता है USA में। मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस। नेवाडोस पवन इक्वाडोर। शामून ईरान। कोयम्बैंग इंडोनेशिया। वर्गस दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो है 2 सदन बनाए गए थे, विधानमंडल को ही प्रावधान आया था, आपका याद रखिएगा 1935 में, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल की बात करें तो 169 में है कि राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद का सृजन या उत्साधन करेगी। और विधान परिषद की संरचना कितना में है, तो 171। इसमें कितना कौन से सदस्य होते देखते हैं, तो 1/3 सदस्य विधानसभा के होते हैं। 1/3 आपका स्थानीय निकाय का होते हैं।
1/6 राज्यपाल मनोनीत किया जाता है, और 1/12 सदस्य जो है स्नातक और टीचर दोनों अलग अलग होती है। 1/12 आपका स्नातक निर्वाचन मंडल, और फिर 1/12 जो है शिक्षक जन द्वारा होता है। तो अब विधान परिषद की सदस्य की संख्या बात करें तो अधिकतम संबंधित राज्य की विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकता है। नेक्स्ट है, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पूमिंग। तो स्पूमिंग में जो होता है, हैकिंग किया जाता है, किसी यूजर का पासवर्ड अगर पता करना है तो स्पूमिंग कहेंगे। स्निफिंग क्या हो जाएगा? डेटा पैकेट्स को मॉनिटर और कलेक्ट किया जाता है उसमें, जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरते हैं। स्निफिंग के लिए है कि पैकेट स्नीफर्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसी विज्ञापन को ईमेल, कॉल, मैसेज से बार बार किसी को भेजे जाने को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। स्पैमिंग को जंक ईमेल के नाम से भी जाना जाता है, और अधिकृत परिष्कृत स्पैमिंग को फिशिंग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब सूची 1 को कुटुंब में सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो मिला के देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसमें क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका दोहरी झिल्ली होती है। राइबोसोम में तो इसमें जो है झिल्ली नहीं होती है, और लाइसोसोम में एक झिल्ली होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर बी। फिर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य में जो है अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती है, और उसी को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी कॉलिकर तथा ऑल्टमैन ने। इसमें बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों को कोशिकाओं को छोड़कर पौधे और जंतुओं को समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एटीपी का निर्माण आपको पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय तथा अंतःप्रद्रव्य जालिका से होता है। लाइसोसोम दोनों हो गया, गोल्जी काय भी और अंतःप्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट है कि सही कथन की पहचान कीजिए। तो पहला है आपका कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। ठीक है, तो सही है। दूसरा है आपका कि जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय के मौसमी दशाओं का औसत है, तो ये भी सही है। जलवायु क्या है कि लंबे टाइम से कहीं की जलवायु को हमें पता करना रहता है कि कहीं घूमने जाना है, कि कहाँ शिमला जाना है, ठीक है, या मनाली जाना, कहीं भी, तो वहाँ पे हम पता करते हैं कि हाँ वहाँ पे लंबे समय से कैसा है, तो भाई यहाँ ठंडा है तो यहाँ की जलवायु जो है ठंडी है। अगर जाना है उधर थार रेगिस्तान तो वहाँ का जलवायु गर्म है, ये पता चलता है, क्योंकि लगभग आपका 20 से 25 साल तक एकदम सेम क्लाइमेट रहता है, सेम मौसम रहता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं जलवायु। तो क्षण भर के लिए अगर वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो इसको मौसम कहते हैं, और लंबे समय के लिए जिसमें बदलाव चलता है उसी को जलवायु कहते हैं। याद रखिए, कम से कम 25 से 30 साल तक है। ठीक है, इतना रहता है। अब हम देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आपका उस समय जो है कौन की थी? तो आपका पी अनीता की थी। अभी तो बहुत लोग 91 इस साल पद्मश्री पुरस्कार मिला है, और टोटल पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सब मिला के आपका 107 है, याद रखिएगा। और एक देख के जाइएगा 6 लगभग आपका पद्म विभूषण मिले हैं। अब देखेंगे विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वव्यापी महामारी। ठीक है, जो बीमारी किसी क्षेत्र विशेष में फैले या किसी खास क्षेत्र में, तो उसे महामारी कहते हैं। ठीक है, और जो बीमारी का सीमा ना हो, जो फैलता जाए और उसका कोई सीमा नहीं रह गया है, पूरे वर्ल्ड में ये फैलने लगा है, तो इसको कहेंगे सर्वव्यापी महामारी। नेक्स्ट है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? तो इसका आंसर होगा आपका फाहियान। ठीक है, फाहियान जो है भारत आने का उसका उद्देश्य था। फाहियान आया कब था? तो 399 से 414 ईस्वी के मध्य में आया था, और फाहियान का उद्देश्य यही था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना है और बौद्ध साहित्य को जो है यहाँ से ले जाना है, संकलन करके ले जाना है। हेनशांग की बात करें तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 से 644 ईस्वी सन के बीच जो है ये आया था। ठीक है, इत्सिंग तो 670 के दशक में भारत आया था। लामा तारानाथ की बात करें तो ये तिब्बती इतिहासकार थे और यहाँ आए थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा किरण।
ठीक है। अल्फा किरण क्या है, धन आवेशित कण से युक्त होती है। अल्फा कण पे 2 इकाई धनावेश और द्रव्यमान 4 इकाई होता है। बीटा कणों की बात करें तो 1 इकाई का ऋणावेश और इनका विराम जो है द्रव्यमान 0 होता है। गामा क्या होता है, तो द्रव्यमान विहीन होता है और आवेशहीन होता है, ऊर्जा के बंडल के रूप में उत्सर्जित होती है। ठीक है। अल्फा में ध्यान रखिए कि 2 इकाई धनावेश होता है और द्रव्यमान 4 इकाई होता है। और बीटा में क्या होता है, 1 इकाई का ऋणावेश होता है और इनका द्रव्यमान जो है मास जो है 0 होता है बीटा का। और गामा का तो ना मास होता है और ना ही उस पर कोई आवेश होता है। अल्फा कणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है और गामा कण की जो वेधन क्षमता अधिक होती है। ये आयनन क्षमता हो गया अल्फा और गामा की हो गई वेधन क्षमता। ठीक है। और गामा कण जो होते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर सर्वाधिक प्रभावित करते हैं और अल्फा किरण को हवा की मोटी परत भी रोक लेता है। गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो पॉल बिलार्ड ने की थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका मैथ, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन ओपिनियन। ठीक है। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन कब किया था, तो 1903 में किया था महात्मा गांधी ने। इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक कौन थे, तो मनसुख लाल नजर थे। और नवजीवन समाचार पत्र की बात करें तो ये आपका जो है कब किया गया था, नवजीवन समाचार पत्र तो गांधी जी ने ही शुरुआत किया था इसकी। ठीक है। नवजीवन का भी और यंग इंडिया भी गांधी जी का फेमस समाचार पत्र है। तो 1919 से 1931 तक महात्मा गांधी ने इसका किया था। हिंदू पैट्रियट की बात करें तो ये समाचार पत्र आपका हरीशचंद्र मुखर्जी ने पब्लिश किया था। प्रताप समाचार पत्र ये गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित है। अब देखेंगे नेक्स्ट, अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीवी किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। रोगाणु कारक जो सूक्ष्मजीव हैं वो 20 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम वृद्धि करते हैं। और मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। तो वे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते वो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये आपका कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणु, आर्किया, कवक और शैवाल। सूक्ष्म जीव 4 तरीके के हो गए। ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव होता है मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर एसिटाई और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाक्युलम। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। इसको तो बड़ा ही ध्यान से सुनना है, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाना है। ठीक है। तो इस टेराबाइट जो है स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, टेराबाइट। ठीक है। और टेराबाइट आपका बात करें तो पहले क्या होता है 1 KB। ठीक है। पहले 10,024 बाइट के बराबर होता है 1 KB और 10,024 KB के बराबर होता है 1 MB। सॉरी 10,000 नहीं है, 1024। ठीक है। 1024 के बराबर होता है आपका 1 KB और 1024 के बराबर 1 MB, 1024 के बराबर 1 GB। यानी समझिए KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, उसके बाद होता है PB, फिर होता है EB, फिर ZY और YV। ये जो है आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन उठा के डाला ही जाता है। जैसे कि संदर्भ समूह क्या है, तो ये एक आकांक्षा समूह है। ठीक है। ये एक आकांक्षा समूह है, यानी जिसके आधार पर हम व्यक्ति के लिए अपनी उपलब्धियों, व्यवहार, भूमिका, आकांक्षाओं ये सब का जो क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। संदर्भ समूह की अवधारणा को हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में प्रतिपादित किया है। आर.के. मार्टिन की बात करें तो उनकी पुस्तक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जिन्होंने 1949 में किया था और उसने जो है संदर्भ समूह को विस्तार से उसमें समझाया है आर.के. मार्टिन ने। ठीक है। और टी.डी. केम्पर जो सेरिफ है, सेरिफ इंपॉर्टेंट होता है। सेरिफ के संदर्भ समूह को बात करें तो प्रयोगात्मक रूप से अनुपालन समूह के तंत्र का इन्होंने खुलासा किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, तो ये आपका जाक्सा का है। ठीक है। JAX है, जाक्सा का है आपका और ये जापान का हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। दंडकारण्य का पठार आपका छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में कांकेर, कोंडगांव ये सब जो होगा, बीजापुर, नरैन, बस्तर ये सब में फैला हुआ। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्र पर इसका निर्माण किससे होता है, तो धारवाड़ चट्टानों से होता है और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
यह क्षेत्र गोदावरी नदी अब्बाह तंत्र का हिस्सा है। दंडकारण्य आपका छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़, ठीक है। और सितारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सितारों टिमटिमाते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का द्वारक अथवा अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों द्वारा मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। किसी अवरोधक की वजह से कोई प्रकाश आ रही है, वहां पे कुछ रख दिए, ठीक है, उसकी वजह से अगर वो मुड़ गई है तो वो कहला जाएगी आपका क्या, प्रकाश का विवर्तन कहला जाएगी। माध्यम के अनुआपतित प्रकाश विकिरण को अवशोषित करके इनको सभी दिशाओं में उत्सर्जित करते हैं और इस घटना को कहते हैं प्रकिरणन। जो सभी दिशा में जो प्रकाश फैल जाती है वो आपका हो जाएगी प्रकिरणन, ठीक है। और रैले प्रकिरणन पर आधारित कौन सी घटना है, तो आकाश का जो नीला दिखाई देता है वो भी प्रकिरणन की वजह से है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना ये भी प्रकिरणन हो गया। अब नेक्स्ट है कि 79 निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विशाखदत्त, ठीक है। मुद्रा राक्षस का विशाखदत्त ने और क्या क्या लिखा है, मुद्रा राक्षस लिखा है और उसमें उन्होंने नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना को चित्रण किया है। विशाखदत्त का है आपका देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। और कालिदास को महाकवि का उपाधि दिया गया था और कालिदास जो है संस्कृत भाषा के शेक्सपियर कहे जाते हैं। अश्वघोष की बात करें तो बुद्ध चरित उन्होंने लिखा है। उन्हें बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है अश्वघोष को। भास और भारत के प्रथम नाटककार थे, ठीक है। भास क्या थे, भारत के प्रथम नाटककार थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो 5 से 11 जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड है, ठीक है। 80, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अगर बात करें कि भारतीय संविधान में भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है और भारत में कौन सी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है, ठीक है, एकल नागरिकता है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत और उनके राज्यों तथा संघीय प्रदेशों को संबंधित है। वहीं बात करें भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हो गए। 32 की बात करें तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है, ठीक है, 5 प्रकार के। और अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। किसने, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो है आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा और हृदय कहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट संविधान का आत्मा और हृदय का। नेक्स्ट है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉलीसैकेराइड, ठीक है। ग्लाइकोजन शरीर में क्या करता है कि लीवर में ये कलेक्ट होता है। पहली बात तो ग्लाइकोजन शरीर के यकृत या लीवर में संग्रहित होता है। अब ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक पॉलीसैकेराइड है जो क्या करता है, कवक और पशुओं के ऊर्जा भंडारण के रूप में ये कार्य करता है। मोनोसैकेराइड की बात करें तो ये एकल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन इकाई होती है। और डाइसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट है जो एसिड या एंजाइम के साथ हाइड्रोलिसिस पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं, या तो समान या भिन्न हो सकते। एग्जाम्पल के लिए बात करें, डाइसैकेराइड में आपका आ जाता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। मोनोसैकेराइड में आपका ग्लूकोज आता है, ठीक है। अब देखेंगे किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग दिया गया है, तो H = 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट है कि पाश्चुरीकरण की धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। फ्रेंड्स, जब पाश्चुरीकरण की धारण प्रणाली के दौरान जो है दूध को 30 मिनट तक 65 डिग्री सेल्सियस पे आपका गर्म किया जाता है। ये सब याद रखिएगा कि कितना पे कब गर्म किया जाता है, ठीक है। तो दूध और अन्य द्रव पदार्थ को जो है एक निश्चित समय पर और एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है। उससे क्या होता है, रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और जो भी उपस्थित होते हैं रोगाणु, ठीक है, वो नष्ट हो जाते हैं और इसी को कहते हैं पाश्चुरीकरण। तो इसकी खोज की थी लुईस पाश्चर ने। इसकी 2 विधियां हैं, ठीक है, 2 नहीं 3 विधियां हैं, ठीक है। होल्डर विधि और HTST और UHT विधि, ठीक है।
होल्डर विधि में क्या होता है कि इसमें दूध को कम से कम 30 मिनट तक 63 से लेकर 66 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और इसे 5 सेकंड के लिए ठंडा कर दिया जाता है। पहले 30 मिनट तक, और कितना टेम्परेचर रहेगा तो 63 से लेकर 66 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और इसको गर्म करने के बाद 5 सेकंड तक ठंडा कर लेंगे। होल्डर विधि हो गया, यानी होल्ड करके फिर इसको ठंडा कर लिए, ठीक है। अब है HTST, तो ये यानी हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर जो है कितना रहता है तो 72 डिग्री सेल्सियस यानी 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है, तो इसको कहते हैं HTST, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड। तीसरा हो गया आपका UST विधि यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड, तो इसमें जो 4-5 सेकंड के लिए 2 अवस्थाओं में इसको गर्म किया जाता है, ठीक है। पाश्चुरीकरण का टेस्ट जो है फॉस्फेट टेस्ट कहलाता है, इसी को फॉस्फेट टेस्ट कहलाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हो गए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। अब भारत का अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर बात करें स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम, तो ये जनरल C राजगोपालाचारी, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो कंपनी के शासन के अंतर्गत अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। कंपनी के शासन के अंतर्गत कह दे कि कौन अंतिम गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड कैनिंग है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का स्वतंत्र प्रभार का बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के यानी विशुद्ध रूप से प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, भारत का स्वतंत्र प्रभार। और भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था तो रेडक्लिफ आयोग के द्वारा किया गया, इसलिए रेडक्लिफ लाइन नाम दिया गया। नेक्स्ट है 2021 को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2021 में आपका दिया गया मारिया रेशा और दामित्री मुरातोबा को, ठीक है। और 2022 में किसको दिया गया है तो LS बिलियात्स्की मेमोरियल संगठन और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज संगठन को दिया गया है, ठीक है। बिलियात्स्की मेमोरियल संगठन और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी नोबेल की तो 1901 में। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था तो 1969 में। नेक्स्ट है कि यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुना करें तथा इसके गुणनफल को इसी तरह भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दे दें तो परिणाम 18.26/27 प्राप्त होता है, तो वह मूल भिन्न कौन सी है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2.2/3। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है, तो ये हमें पता है कि ये बांग्लादेश से जोड़ता है हल्दीबाड़ी चिल्हाटी, ठीक है। तो ये भारत पाकिस्तान 1965 के बाद जो है बंद हो गया था। पहले हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक है जो 1965 के बाद बंद हो गया, और ये आपका किसका कूच बिहार जिले में, हल्दीबाड़ी कूच बिहार जिले से चिल्हाटी बांग्लादेश में स्थित है। भारत बांग्लादेश के बीच आपका मैत्री एक्सप्रेस चलता है जो कोलकाता से ढाका जाती है। बंधन एक्सप्रेस चलता है जो कोलकाता और खुलना के बीच चल रही है। उसके साथ ही मिताली एक्सप्रेस स्टार्ट की गई थी 2022 में। ये भारत और बांग्लादेश, ये 3 ट्रेन हैं जो वहाँ चल रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर पाकिस्तान की बात करो तो एक समझौता एक्सप्रेस है, एक थार एक्सप्रेस है, ठीक है। अब 88 देखते हैं कि बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। 18 दिसंबर 2020 को जो है इसका उद्घाटन किया गया। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट कि लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पे क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल आगम घट जाएगा। इसमें क्या होता है, लोचपूर्ण मांग कीमत का उतार चढ़ाव से बहुत प्रभावित होता है। जनरली अगर मांग के नियम के हिसाब से देखें तो कीमत और सप्लाई में बहुत गहरा संबंध होता है, ठीक है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो कीमत गिर जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगा तो कीमत बढ़ जाएगी। ये सारा चीज़ जो है इसी में आपका आएगा। तो वस्तु की मांग अधिक और आपूर्ति कम हो जाए तो कीमत बढ़ जाएगी, अभी मैंने बताया, ठीक है। वस्तु की मांग कम हो जाए तो सप्लाई अधिक हो तो कीमत उसमें घट जाएगी। तो यानी कि अगर वस्तु है जैसे कि कोई सामान है तो उसमें क्या होगा कि मांग अधिक है, ठीक है, और सप्लाई कम होगा तो कीमत बढ़ जाएगी। जनरल सी बात है, महंगाई बढ़ेगी उससे। और वस्तु की मांग कम हो और आपूर्ति अधिक है तो कीमत घट जाएगी। तो मांग का नियम बेलोचदार वस्तु पर प्रायः लागू नहीं होता, याद रखिए। जो बेलोचदार होते हैं उस पे नहीं यूज होता है, ये लोचदार वस्तुओं पे होता है, फ्लेक्सिबल वस्तुओं पे ही यूज होता है। नेक्स्ट है
कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, हम 16 जुलाई के बाद जो है इकोनॉमिक्स को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा और डिटेल के साथ कम टाइम में स्मार्ट स्टडी के थ्रू हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हम जो है इसको स्मार्टली पढ़ेंगे, लॉन्ग तरीके से नहीं पढ़ेंगे इसको, इकोनॉमिक्स को 16 जुलाई के बाद। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओम राउत ने। ठीक है, ओम राउत वही है जो मूवी बनाया है आदि पुरुष। ठीक है, तो वो क्या है, उसको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर में दिया गया था। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई है, प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड कब दिया गया, तो अक्टूबर 1954 में दिया गया। नेक्स्ट है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, तो ये आपका रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, बच्चों में जो है रिकेट्स हो जाता है। अगर विटामिन ए की कमी तो रतौंधी होता है। कैल्शियम की कमी से आपका कौन सा मेन होता है, देखिए हाइपोक्लेमिया होता है और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, तो हाइपोक्लेमिया में क्या होता है कि हाइपोक्लेमिया में मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है, उसके साथ साथ पैर या चेहरे में जो है झुनझुनी होती है। तो ये आपका किसकी वजह से हो रहा है, तो हाइपोक्लेमिया की वजह से हो रहा है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो उसमें हड्डियों में जो है छिद्र नुमा हो जाता है। ठीक है, हड्डी अंदर जो है बॉडी के अंदर यहाँ पे छेदा छेदा हो जाता है हल्का हल्का, तथा यह हड्डियों को नाजुक और भंगुर बना देती है, बहुत ही कमजोर बना देती है। और आयरन की कमी से इसमें एनीमिया रोग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि आयरन की कमी से आपका एनीमिया रोग होगा। नेक्स्ट है कि भारत इजरायली कॉर्मिल का उत्पादन शुरू करेगा। तो कार्मिल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइफल है। ठीक है, कार्मिल राइफल। तो आप अगर बात करें कार्मिल जो है इजरायली असॉल्ट राइफल, एराड और कार्मिल, ये दोनों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत एमपी में PLR सिस्टम द्वारा की जा रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिगर शब्द संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है बिलियर्ड से। ठीक है, तो बिलियर्ड खेल से संबंधित और भी कुछ देखते हैं। क्यू, ब्रेक पॉइंट, इन लॉक, इन ऑल, कैंसा, बॉल्टिंग, हैजर्ड, लॉन्ग जेनी, स्क्रैच, स्क्रू बैंक, शॉर्ट जेनी, स्पॉट स्ट्रोक आदि, ये हो गया। ठीक है, जिगर शब्द से आपका संबंधित हो गया क्यू, ब्रेक पॉइंट, इन लॉक, इन ऑल, कैंसा, बॉल्टिंग, हैजर्ड, लॉन्ग जेनी, स्क्रैच, स्क्रू बैंक, शॉर्ट जोनी जेनी, स्पॉट स्ट्रोक आदि, ये सब आपका हो गया बिलियर्ड से। राइफल से क्या होता है, राइफल से टारगेट, बुल्स आई, स्कीट शूटिंग, ट्रेंच शूटिंग, ये आपका हो गया राइफल शूटिंग से संबंधित शब्दावली। खो खो से संबंधित उसमें चेंज बोलते हैं, एक्टिव, चेजर, रनर्स, फ्रीजो पेन और कॉसलिन। वहीं अगर तैराकी से रिलेटेड बात करें तो एक होता है फ्रंट कॉल और बेस्ट स्ट्रोक। उसके साथ ही अगर स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट हो गया, बटरफ्लाई, जेन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये हो गया। ठीक है, बटरफ्लाई पता ही वहाँ लंबा एक पटर रहता है, वहाँ से जंप करना रहता है, उसको कहते हैं बटरफ्लाई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 69/19। ठीक है, अब 95 देखते हैं कि किस सुल्तान ने दीवाने ए आमिर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना की थी, तो ये आपका हो जाएगा MBT। तो MBT ने जो है दीवाने अमीर ए कोही, और ये कृषि विभाग से संबंधित है। बलबन की बात कर ले तो इसने दीवाने अर्ज स्थापित किया था जो सैन्य विभाग से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो दीवाने मुस्तकराज विभाग स्थापना किया था जो भू राजस्व में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाया गया था। दीवाने रियासत भी अलाउद्दीन खिलजी की है और दीवानी रियासत विभाग बाजार नियंत्रण के लिए बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने कई विभाग की स्थापना की थी, जैसे कि दीवाने बंदगान विभाग गुलाम के हित से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो ये उस समय का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे जो आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये कतर में हुआ था, तो कतर हो गया इसका आंसर। अगर बात करें कि 2022 में जो है आपका कतर में हुआ, तो फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट दिया गया। ठीक है, हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट दिया गया और मेसी को जो है गोल्डन बॉल दिया गया। ठीक है, अर्जेंटीना फीफा कप फ्रांस को हराकर तीसरी बार जीत लिया है।
अर्जेंटीना जीता है, ठीक है। इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा, ठीक है। यूएसए, मैक्सिको कहीं, यानी समझ जाइए नॉर्थ अमेरिका में होगा आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026। और इसका आरंभ 1930 में उरुग्वे में हुआ। फीफा वर्ल्ड कप के प्रथम विजेता उरुग्वे है और अर्जेंटीना को ये हरा के सफलता हासिल किया। नेक्स्ट है कि क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है तो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घुली ऑक्सीजन का गिरना। तो उसमें क्या होता है कि कोई बाहित मल है उसको जलाशय में विसर्जित कर देते हैं तो उससे घुली ऑक्सीजन का मात्रा जो है गिरने लग जाता है। बीओडी का पूर्ण रूप क्या है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। निम्नीकरण का क्षेत्र जो है आमतौर पर आउटपुट सीवर के नीचे होता है और इस पर सामग्री धारा में निस्सारित किया जाए। जलीय जीव को जीवित रहने के लिए किसी जलीय क्षेत्र में घुले ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा 4 mg/L से कम नहीं होना चाहिए। 4 mg/L, ओके। नेक्स्ट है कि आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो आयरिश सागर आपका है ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। वेस्टर्न आयरिश सागर जो आपका ब्रिटेन का किसका वेस्टर्न पार्ट में है। आयरिश सागर आपका अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है और ये आयरिश सागर के उत्तर में बात करें तो स्कॉटलैंड हो गया, पूर्व में इंग्लैंड हो गया, दक्षिण में वेल्स हो गया और पश्चिम में आयरलैंड हो गया। आयरिश सागर की बात करें उसके साथ ही तो उत्तर में नॉर्थ चैनल और दक्षिण में जॉर्ज चैनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आयरिश सागर किसको किसको जोड़ रहा है? उत्तर में बात करें नॉर्थ चैनल और दक्षिण में जॉर्ज चैनल, नॉर्थ और जॉर्ज चैनल को आयरिश सागर जोड़ता है। और इस सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो उसका द्वीप का नाम है एग्लेजी आइलैंड, ठीक है। आयरिश सागर का सबसे बड़ा द्वीप है एग्लेजी आइलैंड। नेक्स्ट है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारीक बात, ठीक है। बारीक बात को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 का इनको दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में बात करें तो साहित्य अकादमी 1955 में भी दिया जाता है और ये जो है राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। कुल 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसका जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सुल्तानों में कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये बहुत दानी था इसलिए इसे लाख बख्श कहते हैं। बचपन में कुरान कंठस्थ कर लिया था, उसको गाना की तरह गाता था इसलिए कुरान खा कहते हैं। और ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का सबसे वफादार और योग्य गुलाम था। ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे, ठीक है। मोहम्मद गौरी का गुलाम था ऐबक और ऐबक का गुलाम हो गया इल्तुतमिश, ठीक है। ऐबक मोहम्मद गौरी के भारत द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेश का प्रभारी था और मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद सरदारों के अनुरोध पर 1206 में लाहौर से शासन करना प्रारंभ किया था, ठीक है। गुलामों का गुलाम कौन हो गया? तो वो आपका हो गया इल्तुतमिश हो गया, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका गुलाम हो जाता है इल्तुतमिश, तो गुलामों का गुलाम हो गया। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो